हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम यूपीपीएससी आर और एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है संस्कृति आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये आपका लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, जिसमें सामान्य अध्ययन और हिंदी वाले दोनों सेक्शन को कवर किया गया है। इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन वाले सेक्शन को कवर करेंगे और हिंदी वाले सेक्शन को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और उसके साथ साथ जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाता है टेस्ट सीरीज अपलोड करने के बाद। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि पीडीएफ और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिलता रहे। और आज से यह जो है कोशिश किया जाएगा कि जो करंट अफेयर और बाकी जो आपके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको पोल के माध्यम से जो आपके टेलीग्राम चैनल है उसमें भी पिन कर दिया जाए, जिससे कि उससे भी आप लोगों की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत होती रहे। बाकी आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताएं, सारे क्वेश्चंस को टिक करें और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लास्ट में एनालिसिस जरूर कर लिया करें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस सेक्शन में आप लोगों की पकड़ अच्छी है और किस में जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। और देखिए इसमें जो भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए। जो प्रैक्टिस सेट्स आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ये मानकर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके प्रैक्टिस सेट जो पेपर है वो दे रहे हैं, ठीक है। जब तक यह है आप लोगों के अंदर वो नहीं आएगा कि हम लोग एग्ज़ाम जो रियल का एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट हो रहा है और हम लोग दे रहे हैं, तब तक आप लोग अच्छे से अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो यह मान कर चलिए कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है एनालिसिस ज़रूर कर लिया करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें, जिससे कि ये पता चलता रहे कि आप लोगों की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है और अभी आप लोगों की स्थिति क्या है, जिससे कि और जो इनिशिएटिव हो वो लिए जा सकें, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेट जो भी है कि इससे आपको टेंशन की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपडेटेड चाहे संस्कृति आईएएस के हो, ध्यय आईएएस के हो या फिर से दृष्टि आईएएस के हो, जो भी इम्पोर्टेंट आपके पब्लिकेशन के जो प्रैक्टिस सेट है सारे प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को करा दिए जाएंगे। तो आप लोग इसको लेकर के निश्चिंत रहें। बाकी करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी टाइम टाइम से कवर कराता रह जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपना 100% दे करके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। और भी अगर किसी भी चीज़ की अगर कोई पीडीएफ चाहिए हो या फिर और कोई स्टडी मटेरियल चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस संदर्भ में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता से अलग कर दिया गया था। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्य अपनी शक्ति का प्रयोग संयुक्त रूप से करेंगे। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर थी। गवर्नर की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। कौन सा विकल्प 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्य अपनी शक्ति का प्रयोग संयुक्त रूप से करेंगे। यह जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा प्रावधान किया गया था। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें और कौन कौन से जो प्रावधान है या फिर से और कौन कौन से भारत में जो सुधार किए गए थे या फिर बदलाव किए गए थे उनकी अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार की स्थापना की गई थी जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद जो थी इसका पूछ लेता है कि उसमें कितने सदस्य थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसमें सदस्यों की संख्या 4 थी, ठीक है। इसके साथ साथ बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार को कलकत्ता की सरकार के अधीन कर दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने ब्रिटिश ताज को बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना के लिए अधिकृत किया था, ठीक है। कहाँ पे किया था? जो आपका कलकत्ता है या फिर कह सकते हैं कि बंगाल जो है वहाँ पे उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, भारत में नहीं, ठीक है। और इस उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र था बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक इसका पूरा विस्तार क्षेत्र था, ठीक है। मतलब ये सारे जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा हैं ये सभी क्षेत्र इस उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत ही आते थे। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पर एक अंकुश यह लगा दिया था कि इनके द्वारा निर्मित नियम और जो विनियम होते थे वह इंग्लैंड की विधियों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए, ठीक। उसके साथ साथ उनका जो निबंधन है वह उच्चतम न्यायालय में होना चाहिए, ठीक है, जिस पर उसे निषेधाधिकार प्राप्त था। मतलब जो है जो उच्चतम न्यायालय था यहाँ पे जो मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी या कह सकते हैं कि जो कंपनी का शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस पर जो है उच्चतम न्यायालय को जो बंगाल में स्थापित किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में इसको विशेषाधिकार दिया गया था कि कोई भी प्रस्ताव अगर
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित किया जाता है तो वह उच्चतम न्यायालय उस पर वीटो कर सकती थी, उसको रोक सकती थी। यह जो है इसे अधिकार दिया गया था। उसके साथ साथ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का उसमें कुछ कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया था। ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे और उनकी जो परिषद थी, इनके लिए कर्तव्य ये बनाए गए थे कि सब नियमों और विनियमों को इंग्लैंड भेजे जाएंगे और वहाँ सब परिषद राजा को 2 वर्षों की अवधि तक उन्हें अस्वीकृति करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो यह जो फैक्ट हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में उसे आप ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। कर्जन के काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बंगाल का विभाजन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, पुलिस आयोग की नियुक्ति, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। यह सभी कर्जन के काल में घटित जो घटनाएं हैं इनको आपको व्यवस्थित रूप से लगाना है। ठीक है, क्रम से लगाना है। ठीक, देखिए इसकी अगर हम बात करें, कर्जन यह भारत में नियुक्त होने वाला सबसे युवा वायसराय था। यह एक फैक्ट है, याद रखिएगा। और यह जो है 1899 से लेकर के 1905 तक भारत में वायसराय के रूप में इसके द्वारा कार्य किया गया था। पुलिस प्रशासन में इसके द्वारा जो सुधार किया गया था, ठीक है, पुलिस प्रशासन में सुधार करने के लिए 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया था 1902 ईस्वी में। ठीक है, 1902 में किया गया था। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बंगाल का जो विभाजन है यह 1905 में हुआ था। ठीक, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम या इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो आया था यह आपका 1904 में आया था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, और कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था बंगाल विभाजन के बाद, यह अभी आपका दिसंबर 1905 में ही हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3214, 3214, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग समूचे मुस्लिम समुदाय का समर्थन प्राप्त करने में असमर्थ रही। लीग के प्रमुख नेता इसके सांप्रदायिक स्वरूप से सहमत नहीं थे। ठीक है, लीग के प्रमुख नेता इसके सांप्रदायिक स्वरूप से सहमत नहीं थे। कौन सा विकल्प मुस्लिम लीग के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है लेकिन दूसरा जो है वह गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। और दूसरे में एक सेकेंड, मुस्लिम लीग समूची, पहला आपका सही है। लीग के प्रमुख नेता इसके सांप्रदायिक स्वरूप से सहमत नहीं थे, ये भी आपका सही है। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक, तो दोनों विकल्प आपका सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है, बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। प्रस्तावना में वर्णित शब्दों को उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। पंथ निरपेक्ष, अभिव्यक्ति, अधिनियम और अखंडता, इन सभी को जो है आपको क्रम से व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो पंथ निरपेक्ष, अभिव्यक्ति, अखंडता और अधिनियम, ये जो आपका क्रम से। ठीक है, सबसे पहले पंथ निरपेक्ष आ जाएगा पहले नंबर पे, उसके बाद है आपका अभिव्यक्ति। ठीक है, फिर है आपका अखंडता और उसके बाद है आपका अधिनियम। ठीक है, सही आंसर है इसका 1, 2, 4, 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे समता संबंधी अधिकारों में शामिल किया जाता है? उपाधियों का लोभ, भारतीय क्षेत्र में कहीं भी व्यापार या कारोबार करना, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति। कौन इसमें से समता से संबंधित अधिकारों में शामिल है? कौन इसमें से समता से संबंधित अधिकार में शामिल है, आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उपाधियों का लोभ और सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति, यह दोनों जो है समता से संबंधित अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और समता से संबंधित अधिकार की अगर हम बात करें या समानता का अधिकार की बात करें तो इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, बाकी अनुच्छेद 14 जिसमें विधि के समक्ष समता और भारतीय भूक्षेत्र में सभी व्यक्तियों को विधि द्वारा समान संरक्षण देने की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान में के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने की मनाही की गई है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर देने की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों की लोप की बात की गई है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और देखिए कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, और वो जो है आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, यह मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का समावेशन किया गया है। मौलिक अधिकार राज्य को कुछ कार्यों से विरत रहने के आदेश देते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सभी मूलभूत अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुसार सभी मूलभूत अधिकारों का निलंबन हो सकता है या गलत है? देखिए केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि संसद द्वारा भारतीय संविधान के किसी भी भाग में
मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संसद भारतीय संविधान के मूल ढांचे या मूलभूत जो अधिकार है उसमें संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तीसरा गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निर्वाचन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति का प्रयोग किया गया था? किसमें किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, किसके निर्वाचन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपका उपराष्ट्रपति आ जाएगा, राष्ट्रपति आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और आपका ये जो राज्यसभा का क्या है, राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, इनका जो निर्वाचन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, 2, 3, 4 सही है। ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के पद्धति के एकल संक्रमणी मत पद द्वारा होता है। ठीक, उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने के लिए निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष है इसकी तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष निर्धारित करता है और जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदस्य को इसका स्थान लेने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, बाकी जो राज्यसभा का सभापति हो गया, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य हो गए, सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति हो गया और राष्ट्रपति, इनका जो निर्वाचन है एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों के बारे में देखिए, स्थगन प्रस्ताव का निर्धारण, सदन में गढ़पूर्ति करवाना, सदस्यों के विशेष अधिकार के हनन को रोकना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। कौन से कार्य लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 3, 4, 1, 3, 4। ठीक है, 1, 3, 4। स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर लोकसभा और राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है और इसे तभी स्वीकार किया जा सकता है जब 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। जैसे कि मतलब सीधा सा मतलब ये है कि स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है, तभी आप स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। गढ़पूर्ति कोरम, अध्यक्ष के पास गढ़पूर्ति कोरम के अभाव में सदन को स्थगित करने या फिर उसकी बैठक को निलंबित करने की शक्ति है, वह इसकी गढ़पूर्ति नहीं करवाता है। ठीक है, तो दूसरे में क्या कह रहा है कि सदन में गढ़पूर्ति करवाना, यह कार्य अध्यक्ष का नहीं है, लेकिन हाँ ये कार्य उसका है कि अगर सदन में गढ़पूर्ति नहीं है तो वह जो है बैठक को या फिर सदन को स्थगित कर सकता है या फिर निलंबित कर सकता है। ठीक, अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो यह सदन की बैठक आयोजित करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के 10वें हिस्से के बराबर सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी सदन का जो सत्र है वो चल सकता है। ठीक है, और सदस्यों के विशेषाधिकार के हनन को रोकने में भी लोकसभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके साथ साथ संयुक्त बैठक एवं गुप्त बैठक उन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जिसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है, इसकी अध्यक्षता भी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोई विधेयक उस समय धन विधेयक के रूप में मान्यता प्राप्त करता है जब वह किसी कर का उत्साधन करता है, भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा करता हो, भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत देने का विनिमय करता हो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति के बारे में देखिए कौन सा विकल्प गलत है। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। समिति के राज्यसभा सदस्यों को मताधिकार प्राप्त है। यह समिति भारत सरकार के लेखों के विनियोग की जांच करती है। यह सरकारी सेवाओं में वित्तीय अनियमितताओं की जांच करती है। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समिति में राज्यसभा सदस्यों को मताधिकार प्राप्त होता है, यह गलत है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं। ठीक है, लोकसभा से, और 7 सदस्य जो है यह राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, राज्यसभा से। ठीक, राज्यसभा से। राज्यसभा के सदस्यों को सह जो है सदस्य माना जाता है और उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरे में क्या कह रहा है, इसमें गलत पूछा है ना, तो इन्हें मताधिकार का जो अधिकार है राज्यसभा के सदस्यों को वो प्राप्त नहीं होता, यही आपका गलत हो जाएगा। वह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है जिसके तहत दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी मात्रा में परिवर्तन करना होता है। उपयुक्त विशेषता निम्नलिखित में से किस न्यायिक शक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? प्रविलंबन, विराम, लघुकरण या फिर परिहार। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसमें क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है इसके अंतर्गत दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी मात्रा में परिवर्तन करना, इसे क्या कहते हैं?
इसे कहा जाता है परिहार। ठीक है, परिहार। जैसे मान लीजिए अगर 10 वर्ष कठोर कारावास की सज़ा दी गई है तो इसको कम करके 5 वर्ष कठोर कारावास की सज़ा देना, इसी को परिहार कहा जाता है। ठीक है, इसी को परिहार कहा जाता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। शासन संबंधी निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए जाते हैं, जबकि उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का होता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को प्रधानमंत्री द्वारा ही राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। राज्य विधानमंडल के बारे में देखिए, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का गठन समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। सभापति एवं उपसभापति के वेतन भत्ते विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य का जो राज्यपाल है वह विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। वह विधानमंडल का छात्रावासान, ठीक है, विधानमंडल का छात्रावासान करता है। विधानसभा को विघटित कर सकता है। विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक उसकी सहमति के बिना अधिनियम नहीं बनते हैं। इसके साथ साथ विधानमंडल के पास लंबित किसी विधेयक के संबंध में वह संदेश भेज सकता है तथा विधानमंडल को उस पर विचार करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, और प्रत्येक राज्य विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं, और यह जो सदस्य हैं राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर और फैक्ट हम देखें तो अनुच्छेद 186 भारतीय संविधान 1950 के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिए जाते हैं जो राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा नियत किए जाते हैं। ठीक है, जिसका उल्लेख किस में किया गया है? अनुच्छेद 186 में। ठीक, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं। स्थानीय स्वशासन के बारे में देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पूर्ण प्रांतीय स्वायत्ता प्रारंभ की गई। पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया है या उसमें उसके तहत संपन्न होता है। 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को राज्य का राज्यपाल महानगर क्षेत्र घोषित कर सकता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपका 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया था और पूर्ण प्रांतीय स्वायत्ता प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 1937 की 1 अप्रैल को लोकप्रिय मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी। ठीक, और स्थानीय स्वशासन की जो नई प्रेरणा है यहीं से प्राप्त होती है। अनुच्छेद 243 के में पंचायती राज व्यवस्था के लिए निर्वाचन संपन्न कराने का उल्लेख किया गया है, और 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को, जिसमें एक या एक से अधिक जिले समाविष्ट हो सकते हैं, जो 2 या 2 से अधिक नगरीय संस्था या फिर पंचायतों से मिलकर बनता है, राज्य का राज्यपाल एक महानगर क्षेत्र घोषित करता है। ठीक है, मतलब ये जो महानगर क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है वह राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, तो सभी विकल्प इसके सही हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में देखिए, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के सदस्यों से संबंधित वादों को राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। आयोग के अध्यक्ष की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक बनी रहती है। कूट के हिसाब से बताइए कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में तीनों विकल्प सही हैं। लाल सागर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बाब एल मांडेव जल संधि लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। जॉर्डन, सऊदी अरब और यमन लाल सागर के तट पर स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। बाब अल मालदीव जल संधि की बात करें तो यह अफ्रीका में इरिट्रिया और जिबूती, अरब प्रायद्वीप पर यमन के मध्य में स्थित है, और यह जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ती है। यह जो जल संधि है अदन की खाड़ी पर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लाल सागर की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण पश्चिम यमन से लेकर के जॉर्डन में मृत घाटी जो है वहाँ के, मतलब जॉर्डन में मृत घाटी के उत्तर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, और सऊदी अरब, इजराइल, फिलिस्तीन और मिस्र यह जो है इससे अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सीमेंट उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में नहीं है? सिंदरी, डल्ला, चुनार या फिर चुर्क? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सिंदरी। सिंदरी की अगर हम बात करें या कहाँ पे है, देखिए सिंदरी उर्वरक इकाई जो है यह आपके झारखंड में है। ठीक है, पहली बात यहाँ पे सीमेंट नहीं बल्कि ये आपका उर्वरक का उत्पादन किया जाता है सिंदरी में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जो सीमेंट उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें मदोरा,
झांसी हो गया, सदवा खुर्द, प्रयागराज, बुलंदशहर, डल्ला, सोनभद्र, चुनार, मिर्ज़ापुर, टांडा, अयोध्या, चूर्क, मिर्ज़ापुर, कुंदनगंज, रायबरेली, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और अंबेडकर नगर। इन जिलों में मुख्य रूप से सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। बाकी सिंदरी जो है यह झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और यह उर्वरक इकाई के लिए या कह सकते हैं उर्वरक उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है। आदिम निर्वहन कृषि पद्धति के बारे में देखिए कौन सा विकल्प इसमें से सही है। मणिपुर में कृषि पद्धति को जो आपका कह सकते हैं कि जीवन निर्वाहक कृषि है, मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है। नागालैंड में झूम, अंडमान निकोबार में दीपा। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, तीनों विकल्प सही है। ठीक है, तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए कुछ अन्य राज्यों में जो झूम कृषि है उसको किस नाम से जाना जाता है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में इसे बेबर या फिर दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को पोडू कहा जाता है। ओडिशा में झूम कृषि को पामा डाबी या फिर कोमान या फिर बरिंगा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में झूम कृषि को कुमारी कहा जाता है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में झूम कृषि को वालरे या फिर वाल्टरे कहा जाता है। हिमालयी क्षेत्र में झूम कृषि को खिल कहा जाता है। झारखंड में झूम कृषि को कुरुआ। उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम कृषि को, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो हो गया और झारखंड, यहाँ पे इसे कुरुआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ हो गया और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, यहाँ पे इसे दीपा कहा जाता है। और मणिपुर में झूम कृषि को पामलू कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। प्राकृतिक रेशम के बारे में देखिए, विश्व में प्राकृतिक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। भारत का असम मूंगा रेशम का सबसे अधिक उत्पादक करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दूसरा आपका सही है, दूसरा आपका सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, विश्व में प्राकृतिक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, ये आपका गलत है। विश्व में प्राकृतिक रेशम का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वह चाइना है। ठीक है, चाइना है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर आता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मणिकरण, पूंगा घाटी, तपोवन और सूरजकुंड, इसमें से कौन भूतापी ऊर्जा के केंद्र हैं? देखिए ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो चुका है। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट कराए गए थे उसमें, तो जो लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मणिकरण, पूंगा घाटी, तपोवन और सूरजकुंड। यह सभी जो है भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, सभी जो है भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख केंद्र हैं, जिसमें मणिकरण की अगर हम बात करें यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पूंगा घाटी यह आपके लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में है। ठीक, और उसके साथ साथ अगर हम इसके साथ साथ अगर सूरजखंड की बात करें तो यह जो है आपके झारखंड में स्थित है। ठीक, झारखंड में स्थित है। और उत्तराखंड के तपोवन में यह स्थित है। ठीक है, तपोवन की अगर हम बात करें तो यह आपकी उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में। ठीक, तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, पूंगा घाटी लद्दाख में है, सूरजकुंड जो है यह आपके झारखंड में है। ठीक है, सूरजकुंड जो है झारखंड में है। देखिए एक सूरजकुंड आपके उत्तराखंड में मिलेगा, एक सूरजकुंड झारखंड में है, और बाकी जो तपोवन है ये भी आपके उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सभी आंसर जो है सही हो जाएंगे। मोरान हुंगरीजन क्षेत्र, सुरमा घाटी क्षेत्र, रुद्रसागर लकवा क्षेत्र, इनमें से कौन तेल उत्पादक क्षेत्र है? इनमें से कौन तेल उत्पादक क्षेत्र है? कूट के हिसाब से आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तीनों जो है तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, तीनों तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। और इसमें अगर भारत में सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र पूछ ले तो वह असम ब्रह्मपुत्र घाटी है। ठीक, असम का ब्रह्मपुत्र घाटी। बाकी डिगबोई क्षेत्र, यह 1954 में यह देश का अकेला पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था। ठीक है, मतलब सबसे पहले स्थापना किया गया था। नहरकटिया, यह बूढ़ी दिहांग नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, और इसके साथ साथ मोरान जो हुगरीजन क्षेत्र है यह ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में स्थित है। रुद्रसागर लकवा क्षेत्र ये भी ब्रह्मपुत्र घाटी में शिवसागर जिले में स्थित है। सुरमा घाटी क्षेत्र यह जो है बंदरपुर, पथरिया, मसीमपुर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं इसके। ठीक है, और उत्तर पूर्व के जो अन्य क्षेत्र है उसमें अरुणाचल प्रदेश के तीरप जिले का निगरू क्षेत्र है। नागालैंड का असम की सीमा से सटा हुआ बेरहोल्ला तेल क्षेत्र ये भी जो है मुख्य रूप से तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। फसल गहनता के बारे में देखिए, एक वर्ष में जितनी बार कृषि हेतु भूमि उपयोग होगी उसकी फसल गहनता उतनी ही अधिक होगी।
बड़ी जोत की अपेक्षा छोटी जोत की सस्य गहनता अधिक होती है। उत्तर प्रदेश में संरचनात्मक और संस्थागत सुविधाओं के कारण फसल गहनता सबसे अधिक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए फसल गहनता की अगर हम बात करें तो एक खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या अर्थात जो बारंबारता है, ठीक है, उसको जो है फसल गहनता कहते हैं। तो एक वर्ष में जितनी बार कृषि है तो भूमि का उपयोग नहीं बल्कि एक वर्ष में उसी भूमि पर कितनी फसलों का उत्पादन हम करते हैं उसे जो है फसल गहनता कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, पहला आपका गलत है। प्रवालों के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। अधिक लवणता युक्त जल प्रवालों के लिए अनुकूल नहीं होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प प्रवाल संरचना जो है उसके बारे में सही है। ठीक है, देखिए अगर प्रवालों की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से जो उत्तरी दक्षिणी अक्षांश में जो 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश है इसके बीच में उष्ण कटिबंधीय महासागरों में इनका विकास होता है और इनके लिए जो तापमान है 20 से 21 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और यह जो है 200 से 250 फीट की गहराई में प्रवाल भित्तियों का जो विकास है वह बहुत ही अच्छी तरह से होता है। ठीक है, इनके लिए बहुत ही स्वच्छ जल अगर हो या अवसाद युक्त जल है, ठीक है, मतलब गंदा जल हो, दोनों ही नुकसान करता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। बाकी स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखिए, इसमें मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित होता है। इसमें चराई और गो पशुओं के आवागमन की छूट होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए अगर इसमें दोनों में से कोई एक ही सही होगा। क्यों? क्योंकि पहले में क्या कह रहा है कि इसमें मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित है और दूसरे में कह रहा है कि इस चराई और गो पशुओं के आवागमन की छूट होती है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक में छूट कह रहा है एक में वर्जित कह रहा है, तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन बी, वन्यजीव अभयारण्य के बारे में दूसरा सही है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, अभयारण्य की अगर हम बात करें तो इसमें मानवीय क्रियाकलाप जैसे पर्यटन हो गई या फिर से पशुचारण हो गया, इनकी अनुमति होती है। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में अवस्थित निम्नलिखित खाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो आ जाएगा आपका सबसे उत्तर में वेनेजुएला की खाड़ी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद है आपका डेरियन की खाड़ी, फिर है गुआकाकिल की खाड़ी, फिर आपका पेनाम की खाड़ी या पेनास की खाड़ी। सही आंसर इसका 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन देशों में बोलीवियन पठार का विस्तार है? बोलीविया, पराग्वे, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया या फिर पेरू और बोलीविया। इसका सही आंसर ऑप्शन है बोलीविया और पराग्वे में बोलीविया पठार का विस्तार है। सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रान चाको, माटो ग्रासो, पम्पास और सिल्वास, ये सभी जो है घास के मैदानों को दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित करना है। इन घास के मैदानों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका ग्रान चाको। ठीक है, पहले नंबर पे ग्रान चाको आ जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद आपका माटो ग्रासे दूसरे नंबर पे है, पम्पास आपका तीसरे नंबर पे, सिल्वास चौथे नंबर पे। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर स्टैनली, लिविंगस्टोन और बायोमा जलप्रपात अवस्थित है? जायरे या कांगो नदी, नाइजर, नील या फिर जाम्बेजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन है जायरे कांगो नदी पर। बायोमा जलप्रपात इसे पहले स्टैनली जलप्रपात के नाम से जाना जाता था और अब इसे बोयोमा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह मध्य अफ्रीका में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है और यह लुआलाबा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, यह जो है लुआलाबा नदी पर स्थित है। ठीक है, लुआलाबा नदी पर स्थित है। कांगो नदी की सबसे दक्षिण मुख्य धारा है। बायोमा जलप्रपात जो है इसका आयतन और चौड़ाई के हिसाब से यह दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा। एटलस पर्वत के बारे में देखिए, इस पर्वत का सर्वोच्च शिखर टूबकल है। यह यूरोप के आल्प्स श्रृंखला का ही विस्तारित भाग है। इसके उत्तरी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। तीनों विकल्प एटलस पर्वत के बारे में सही है। एटलस पर्वत के बारे में तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र है शिमला में, वन उत्पादकता केंद्र तमिलनाडु, पर्णपाती वन संस्थान कोयम्बटूर और हिमालयन वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। कौन सा विकल्प इसका सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए शीतोष्ण वन केंद्र जो है शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र है शिमला में। वन उत्पादकता केंद्र यह कहाँ पे है? वन उत्पादकता केंद्र है रांची में, रांची में। ठीक है, रांची में।
पर्णपाती वन अनुसंधान संस्थान, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में। और हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान जो है यह आपके शिमला में है, शिमला में है, ठीक है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। भारतीय मानसून के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान और निकोबार में पहुंचता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन को मानसून विस्फोट कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। अग्निगुंडाला, मोशाबानी, सोनामाखी, खोदरीबा, इनमें से कौन तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों विकल्प सही हैं, ठीक है, चारों विकल्प सही हो जाएगा। देखिए तांबा उत्पादक के जो प्रमुख क्षेत्र और राज्य हैं उनकी अगर हम बात करें तो झारखंड में है मोसाबानी, राखा, सोनामाखी, घाटशिला, पथरगोड्डा और सुरदा, ये सभी जो है झारखंड में स्थित तांबा उत्पादक केंद्र हैं। राजस्थान में खेतड़ी का मंडन कुंडन क्षेत्र है, झुंझुनू जिले में स्थित है। खोदरीबा है, ठीक है, जो अलवार क्षेत्र में स्थित है। आंध्र प्रदेश में है अग्निगुंडाला क्षेत्र और यह गुंटूर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में मलाजखंड या कहीं कहीं मलजखंड देखने को मिलता है, यह बालाघाट जिले में स्थित है। और रांगपो डिक्कू क्षेत्र जो है सिक्किम में है। घाटशिला, खेतड़ी और मलाजखंड, यहाँ पे जो खनन होता है यह मुख्य रूप से तांबे का खनन यहीं पे होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी फसल के लिए लाभकारी होती है। लौटते मानसून से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। स्थानीय हवाओं के बारे में देखिए। नार्वेस्टर चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभप्रद होता है। नार्वेस्टर को असम में बोर्डो चिल्ला के नाम से जाना जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, दोनों विकल्प जो स्थानीय हवा है उसके बारे में सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? उत्तरकाशी भागीरथी नदी के तट पे है, मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पे, पड्ढरपुर तुंगभद्रा नदी के तट पे और रावतभाटा चंबल नदी के तट पे। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पड्ढरपुर तुंगभद्रा नदी के तट पे, यह गलत है। पड्ढरपुर की अगर हम बात करें तो यह चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, चंद्रभागा नदी के तट पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए। उत्तर प्रदेश के 9 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात दोनों विकल्प गलत हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसके 9 जिले नहीं बल्कि 7 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। और यह 7 जिले कौन हैं? अगर इनको पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाया जाए तो वो हो जाएगा आपका महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ठीक है। और दूसरे में क्या पूछा है? इसमें जो है सबसे पूर्वी जिला पूछा है, ठीक है। तो सबसे पूर्वी जिला जो है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है वो आपका महाराजगंज है, न कि कुशीनगर। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है, तो दोनों विकल्प इसका गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिलों पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम से लगाना है, कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। और यह नवीनतम जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आया है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का वन रिपोर्ट जो आया है उसमें उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश या वृक्ष आवरण वाले जो अधिकतम वृद्धि जिसमें दर्ज किया गया है, ठीक है, वृक्ष आवरण में सबसे वन या वृक्ष आवरण में सबसे अधिक जो वृद्धि दर्ज किया गया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में, उसमें छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश आपका दूसरे नंबर पे है जिसमें 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उड़ीसा तीसरे नंबर पे है और राजस्थान जो है चौथे नंबर पे है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट यह प्रत्येक 2 वर्ष के बाद या अंतराल पर जारी होता है, ये भी याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं, पहले स्थान पर सोनभद्र है, ठीक है, और दूसरे स्थान पर है लखीमपुर खीरी, तीसरे स्थान पर मिर्ज़ापुर है, चौथे स्थान पर है पीलीभीत, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन बी। अमीर खुसरो के संदर्भ में देखिए, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज में स्थित पटियाला नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने हिंदुस्तानी शैली और ख्याल शैली का विकास किया। कौन सा विकल्प इसका सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है। भारत में सर्वप्रथम चित्रित शैलाश्रियों की खोज ACL कार्लाइल द्वारा मिर्ज़ापुर के सोहागी पहाड़ियों में किया गया था।
मिर्ज़ापुर के शैलाश्रयों में आखेट, नृत्य, संगीत एवं पशुओं के चित्रों का अंकन मिलता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। सही आंसर बी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम जो चित्रित शैलाश्रय की खोज है वह 1867 में किया गया था। ठीक है, और 1867 में इसकी जो खोज है AC कार्लाइल द्वारा किया गया था मिर्ज़ापुर के सुहागी पहाड़ी में। और उसके बाद कई क्षेत्र जो शैलाश्रय हैं, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, मऊ हो गया, बादा, आगरा, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। मिर्ज़ापुर के जो शैलाश्रय हैं यह भित्ति चित्रकला के रूप में गुफाओं की दीवारों पर, छतों पर मुख्य रूप से अंकित किया गया है। और इसमें जो है आखिर दृश्य मतलब जो शिकार करते हुए चित्र बनाए गए हैं, पशु पक्षियों के चित्रों का अंकन किया गया है। उसके साथ साथ आदिम मानवों की सोच, उस समय की सोच क्या थी, उनका सौंदर्य बोध, कला प्रियता जो थी, इसकी भी जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगलकालीन चित्रकला के बारे में सही है? अकबर चित्रकला का महान संरक्षक था। जहांगीर ने अपने काल में पशुओं पक्षियों के जीवंत चित्र तैयार कराए। विख्यात पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, बी हो जाएगा। दूसरा सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अकबर को चित्रकला में विशेष रुचि थी, लेकिन जहांगीर को चित्रकला का महान संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह न केवल एक कुशल चित्रकार था, बल्कि उसने प्रकृति प्रेमी होने के कारण पशुओं पक्षियों के बड़े ही जीवंत चित्रों को तैयार करवाया था। ठीक है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। ठीक है, क्योंकि चित्रकला का जो महान संरक्षक था वह अकबर नहीं बल्कि जहांगीर था। ठीक है, और उसके साथ साथ उस्ताद मंसूर विख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे और इन्हें जहांगीर ने नादिर उल अम्र की उपाधि दी थी। इसके अतिरिक्त अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। तो जो उस्ताद मंसूर हैं, जो उस्ताद मंसूर हैं, उनको जो उपाधि दी गई थी वह नादिर उल अम्र की दी गई थी और नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? यह दी गई थी आपके अबुल हसन को। ठीक है, तो सही आंसर इसका दूसरा सही है, पहला तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस संस्थान को 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था? देखिए, क्वेश्चन पुराना है लेकिन जो है क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपका जो पेपर है 2023 RO है, तो हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट जो करंट के क्वेश्चन थे वो इसमें 2-4 देखने को मिले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। एक्स विनवैक्स अभ्यास जो है किन देशों के बीच में होता है? देखिए, एक्स विनवैक्स अभ्यास की अगर हम बात करें, यह युद्ध अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच में होता है। अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास जो है यह होता है भारत और मलेशिया के बीच में, भारत और मलेशिया। और तरकस भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 जनवरी 2024 तक देश के 766 जिलों में से कितने जिलों ने स्वयं को मैला ढोने की प्रथा से मुक्त कर लिया था? कितने जिलों ने किया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 729 जिलों ने। फरवरी 2024 में SJVN लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर देहात में। ठीक है, अगर ये ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन किस जिले में स्थित है या किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में स्थित है। जापान ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों की 9 परियोजनाओं के लिए 232.209 अरब जापानी येन का आधिकारिक जो विकास सहायता है वह ऋण के रूप में दिया है। और इसमें आपको बताना है कौन सी परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। हरियाणा में अस्थायी बागवानी को बढ़ावा देने की परियोजना, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और परितंत्र सेवा संवर्धन के लिए परियोजना, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च कोहिमा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना के लिए परियोजना, उत्तराखंड में शहरी जल आपूर्ति प्रणाली में सुधार करने के लिए परियोजना। कौन इसमें शामिल है आपको बताना है और कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। देश में तेंदुए की सर्वाधिक संख्या के बारे में बताइए। इन्हें घटते क्रम में आपको लगाना है, जो नवीनतम तेंदुआ जनगणना हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें 29 फरवरी को रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था तेंदुओं वाले, और इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे, कर्नाटक तीसरे और तमिलनाडु चौथे नंबर पर है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
भारत टैक्स 2024 के बारे में देखिए। इसका आयोजन 26-29 फरवरी 2024 के दौरान किया गया था। इसमें करदाताओं की समस्याओं का निदान किया गया है। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत टेक्स्ट की अगर हम बात करें, यह वस्त्र क्षेत्र से जुड़े छात्रों, बुनकरों, कारीगरों और वस्त्र क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के अलावा नीति निर्माताओं और वैश्विक स्तर के सीईओ से अधिक प्रदर्शकों और 100 से अधिक देशों के 3000 से अधिक खरीदारों और 40,000 से अधिक व्यापारियों आगंतुकों की भागीदारी की गई थी इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यह जो है यह करदाताओं की समस्या के निदान से संबंधित नहीं है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं को शुभारंभ किसके द्वारा उपस्थिति में किया गया था? इसका शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी उपस्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ पुस्तक है और उसके लेखक है, उससे आपको सम्मिलित करना है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसकी रचना की गई थी किसके द्वारा? सेम जो आप कौन सही सुमेलित है यह बताना। ठीक है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ईश्वरन श्रीधरन, क्लाइमेट कैपिटलिज्म अक्षत राठी, नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट समीर चोपड़ा और द विनर्स माइंडसेट शेन वॉटसन। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें सही आंसर डी हो जाएगा। दो विकल्प सही है, कौन कौन सही है? देखिए, आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी इसकी रचना की गई थी, इसके जो लेखक है सैम पित्रोदा हैं। क्लाइमेट कैपिटलिज्म इसकी रचना अक्षत राठौर ने किया था, ये आपका सही हो जाएगा। और नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट यह जो है इसकी रचना कल्लोल भट्टाचार्य ने किया था। किसने? कल्लोल भट्टाचार्य ने। और द विनर्स माइंडसेट की रचना की गई थी शेन वॉटसन द्वारा। तो बी और डी सही है, बाकी ए और सी गलत हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। किस तिथि को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 मार्च को। ऑप्शन ए हो जाएगा। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किया था। वाकाटा का शासकों ने ब्राह्मण धर्म के आदर्शों को दक्षिण भारत की ओर प्रसारित करने में सेतु का काम किया। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। कदम्ब वंश के शासक मयूर शर्मन थे और ऐसी मान्यता है या फिर जानकारी ऐसी मिलती है कि इनके द्वारा 18 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में दिया। कदम्बों ने अपनी राजधानी को कर्नाटक के उत्तरी केनरा जिले में वैजयंती पर स्थित है बनवासी, उसे जो है अपनी राजधानी बनवाया था। वाकाटक वंश की जो स्थापना है उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर की गई थी। ठीक है, और इन्होंने स्वयं यह वाकाटक जो थे यह स्वयं ब्राह्मण थे और इनके द्वारा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान मतलब काफ़ी अधिक मात्रा में दिया गया था और इनके द्वारा अनेक जो वैदिक यज्ञ हैं वो भी कराए गए थे। राजनीतिक इतिहास जितना दक्षिण भारत के लिए महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक उत्तर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। किसका? इनका जो राजनीतिक इतिहास है। ठीक है, उसके साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राज्यों ने ब्राह्मण धर्म के आदर्शों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाने में सेतु का काम किया था। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मध्य एशिया के संपर्क से भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किन तत्वों का समावेश हुआ है? ईंटों के कुओं का निर्माण, राज्य शासन में छत्रप प्रणाली, लाल पालिशदार मृदभांड या फिर सेनानी शासक की परिपाटी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर आपको कूट के हिसाब से बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, सभी विकल्प इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, देख मध्य एशिया के संपर्क से जो भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ा था, उत्तर भारत के जो विविध पुरास्थल हैं इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में किया गया है। खपड़ों अर्थात टाइल्स का प्रयोग फर्श और छत दोनों में किया गया है। लेकिन सुर्ख और खपरा यह जो अपनाई जाने वाली पद्धति है यह शायद इसमें इनका उपयोग नहीं किया गया था। इस काल की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है ईंटों के कुओं का निर्माण है। मध्य एशिया में कुषाणों ने राज्य शासन में छत्रप प्रणाली का शुरुआत किया था और इनके साम्राज्य अन्य के जो छत्रपी हैं इनमें बटा हुआ था इनका जो साम्राज्य है। कुषाण काल में लाल पालिशदार मृदभांड बनाने की कला का विकास हुआ था। यूनानियों ने सेनानी शासन मिलिट्री जो गवर्नरशिप है इसकी परिपाटी चलाई थी। इसके अलावा इनके शासक जो है सेनापतियों की नियुक्ति करते थे जो यूनानी भाषा में स्ट्रेटोगोस के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, तो ये सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। डी सही है। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही, लेकिन आर्य की व्याख्या नहीं करता। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? मेगास्थनीज के इंडिका से इसकी जानकारी मिलती है कि मौर्य राजवंश में जो पाटलिपुत्र का प्रशासन है वह 5 समितियों द्वारा चलाया जाता था और एक समिति में जो सदस्यों की संख्या है वो 5 होती थी। मतलब टोटल जो है 1 सेकेंड
छः समितियों द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था। और इसमें जो है एक मतलब जो समिति है उसमें सदस्यों की संख्या 5 होती थी। ठीक है, समितियों की संख्या होती थी 5। तो दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। सिकंदर के आक्रमण ने भारतीय परिस्थितियों को किस रूप में प्रभावित किया? भारत और यूनान के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना, पश्चिमोत्तर भारत का राजनीतिक एकीकरण, ऐतिहासिक घटनाओं का तिथिक्रम निर्धारण करने में सहायता। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। प्राचीन भारत के बारे में देखिए, उदय ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। कालाशोक के शासनकाल में 394 से, इसका अगर शासन की बात करें तो 394 से 366 ईसा पूर्व था। ठीक है, और इसी के शासनकाल में जो द्वितीय बौद्ध संगति है, इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कॉपर, जिंक और निकेल के मिश्रण से निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण होता है? इससे जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर। विलीयता के बारे में देखिए, गैसों की द्रव में विलीयता ताप एवं दाब द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। दाब बढ़ने पर गैसों की विलीयता बढ़ती जाती है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंक में निम्नलिखित में से कौन सी गैस नहीं भरी जाती है? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें आपका जो हाइड्रोजन गैस है यह नहीं भरा जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो नाइट्रोजन है वह लगभग 56% के आसपास होता है, 32% इसमें ऑक्सीजन होता है और 11 से लेकर के 12% इसमें हीलियम होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? हेमेटाइट, टीन, बॉक्साइट या फिर कॉपर पाइराइट? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बॉक्साइट या एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, एल्यूमिनियम के जो अयस्क हैं उनकी अगर हम बात करें तो बॉक्साइट है और कियोलिनाइट है, यह दोनों जो है एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। और आयरन का अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पाइराइट, ये सभी आयरन के अयस्क हैं। कॉपर के अयस्क हैं कॉपर पाइराइट, मेलाकाइट, क्यूपराइट और कॉपर ग्लास। जिंक का अयस्क है जिंक ब्लेड और स्फेलेराइट, कैलामाइन और जिंकाइट, ये सभी जिंक के अयस्क हैं। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। हीलियम के बारे में देखिए, यह एक अज्वलनशील तथा हल्की गैस है। इसका उपयोग गैस शीतित नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक निम्नलिखित में से किन आयामों से लैंगिक समानता के विकास को मापा जाता है? देखिए, जो लैंगिक जेंडर गैप इंडेक्स है, इसमें जो है इसे मापने का जो क्राइटेरिया है, जो आधार है, वह क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, इसको भी मापा जाता है। शिक्षा प्राप्ति, मतलब इसमें जो एजुकेशन दिया जा रहा है उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है, इसको भी देखा जाता है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता उनकी कैसी है। राजनीतिक सशक्तिकरण, राजनीति में उनकी भागीदारी कैसी है, इसको भी मापा जाता है। और इसी के आधार पर, इन चारों आयामों के आधार पर जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है तैयार किया जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। और पहली बारी से जो जारी किया गया था विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, और पहली बारी से 2006 में जारी किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गरीबी रेखा निर्धारण पर रंगराजन समिति द्वारा अखिल भारतीय स्तर गरीबी रेखा के रूप में शहरी और ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति आय उपभोग व्यय कितना निर्धारित किया गया था? इनके द्वारा निर्धारित किया गया था शहरी क्षेत्र में 1407 रुपया और ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपया। ठीक है, 972 रुपया। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए, इसकी जो शुरुआत है वह 2018 में की गई थी। ठीक है, 2018 में की गई थी। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 2018 से 2025-26 तक है। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर कृषि क्षेत्र में सब्सिडी की अवधारणा को लागू किया गया था? लक्ष्मीकांत झा समिति, टी हक समिति, राकेश मोहन, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्मीकांत झा समिति के सुझाव पर लागू किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और हरित क्रांति के बाद इसे लागू किया गया था। ठीक है, मतलब जो किसान है उनको सब्सिडी दिया गया था।
जिससे कि उन्हें प्रोत्साहन मिले और वह जो है हरित क्रांति का लाभ उठा करके जो कृषि है वह बेहतर करे और कृषि की जो उत्पादकता है वो बढ़ाने में मदद करे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 18.2% का योगदान देती है और लगभग 43.3% आबादी को रोजगार देती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं और आगे की सही व्याख्या करता है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के बारे में देखिए। यह दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था और इसमें केंद्र सरकार की 39% की हिस्सेदारी होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी परिषद के बारे में देखिए। यह एक संवैधानिक निकाय है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 279 ए में किया गया है। ठीक है, ए में किया गया है। ठीक, सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित करना है। कुछ योजनाएं दी गई हैं और उनकी स्टार्टिंग वर्ष दिया गया है, उनका स्टार्टिंग वर्ष दिया गया। ठीक, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 1999 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1997 में। और जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1989 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 3124, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, शून्य प्राथमिक घाटा राजकोषीय अनुशासन का प्रतीक है। सरकार को केवल ब्याज भुगतान के दायित्व को पूरा करने के लिए ऋण लेना होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आगे की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ए डी इसका सही हो जाएगा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करिए। अगर इसकी बात करें तो यह एक द्विवार्षिक सूचकांक है और इसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो बताना है आपको कूट के हिसाब से। ए पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, इसे जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक या लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा और 2 वर्ष के अंतराल पर इसका जो है इसे जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत। मुद्रा अपस्फीति के बारे में देखिए। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें अपने सामान्य स्तर से घटने लगती हैं। इस स्थिति में आपूर्ति मांग से अधिक हो जाती है। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, मुद्रा अपस्फीति के बारे में, इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें अपने सामान्य स्तर से घटने लगती हैं और इस स्थिति में आपूर्ति मांग से अधिक हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए मार्केट में अगर किसी भी चीज़ की डिमांड अधिक है और उसकी आपूर्ति कम है तो उस वस्तु का जो मूल्य है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा क्योंकि उसका डिमांड अधिक है और वो मार्केट में उसकी जो आपूर्ति है वो कम है। लेकिन अगर किसी सामान की आपूर्ति अधिक हो जाए और उसकी मांग कम हो जाए, ठीक है, आपूर्ति बढ़ जाए और मांग कम हो जाए, तब क्या होगा, इसका मूल्य धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और मुद्रा अपस्फीति में यही होता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा। मृदा में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत। दूसरे में क्या कह रहा है कि पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, यही आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से था, नाइट्रोजन के रूप में न करके इसे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, किसके रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किस विकार के कारण मनुष्य का कद छोटा हो जाता है? किस विकार या किस रोग के कारण मनुष्य का कद छोटा होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम के कारण मनुष्य का जो कद है वह छोटा हो जाता है। और इसके अंतर्गत जो 21वां क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, यह जो है इसकी एक और प्रति, मतलब इसकी जो प्रतिकृति है वो एक आ जाती है। और सबसे पहले इसकी जो खोज है 1866 में की गई थी। बाकी टर्नर सिंड्रोम, इस विकार का कारण एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, अर्थात 45 क्रोमोसोम की जो स्थिति है, ठीक है, यह एक बढ़ जाती है। और यह जो मुख्य रूप से महिलाओं में देखने को मिलता है और यह जिसमें होता है वह जो महिलाएं हैं वह मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती हैं। ठीक है, यह जो रोग होता है। ठीक है, बाकी क्लाइंस
जो आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसे अनुवांशिक रोग कहा जाता है, या कह सकते हैं कि यह जो है एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, और इसमें जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या 47 हो जाती है। ठीक, इसके साथ साथ XXY मतलब जो गुणसूत्र हैं वह XXY में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर के नेत्र के पास आ जाता है। दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बन करके दृष्टि पटल के सामने बनता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। टर्नल सिंड्रोम विकार से प्रभावित महिलाओं में बांझपन की समस्या पाई जाती है। इस विकार से प्रभावित महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही, आगे की सही व्याख्या करता। अभी ऊपर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? विटामिन ए रात्रि अंधता, विटामिन सी स्कर्वी, डी रिकेट्स और विटामिन के मांसपेशियों की कमजोरी। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। विटामिन के की अगर हम बात करें, विटामिन के की कमी से जो ब्लड क्लोथिंग है, रक्त का थक्का जमने के समय में वृद्धि होने लगती है। जैसे चोट लगने के बाद जहाँ से ब्लड निकलता है, कुछ समय के बाद वहाँ पे प्लाज्मा मतलब पीला पीला पदार्थ जम जाता है, जिससे जो है ब्लड जो खून निकलना है वो बंद हो जाता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो खून निकलना जो है जल्दी बंद नहीं होगा और अनवरत वह निकलता रहेगा। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी जो मांसपेशियों में कमजोरी होती है वह विटामिन ई के कारण होती है, विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखिए, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, वनस्पतियों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में और वनस्पति में स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है। सेलुलोज के बारे में देखिए, यह विशिष्ट रूप से केवल पौधे में मिलता है और यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। कौन सा विकल्प सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसकी अगर हम बात करें तो यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है एक कार्बनिक यौगिक है, न कि अकार्बनिक यौगिक। ठीक, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है? क्लोरोक्वीन, हैलोथेन और क्लोराम्फेनिकॉल या फिर थायरॉक्सिन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हैलोथेन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, जगदीश चंद्र बोस अति लघु रेडियो तरंगे, जे टॉमसन प्रोटॉन और रुडोल्फ हर्ज विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जे टॉमसन की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट देखिए, कुछ मूल राशियां दी गई हैं और उसका स्थायी मात्रक दिया गया है, उससे आपको स्मृत करना है। ठीक है, देखिए द्रव्यमान की अगर हम बात करें, द्रव्यमान का जो स्थायी मात्रक है वह होता है आपका किलोग्राम। ठीक है, विद्युत धारा का जो स्थायी मात्रक है, विद्युत धारा का स्थायी मात्रक होता है एम्पियर। ऊष्मागतिकी जो ताप है इसका स्थायी मात्रक होता है केल्विन और पदार्थ की मात्रा मोल होता है। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। सदिश और अदिश राशियों के बारे में देखिए, अदिश राशि वह है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। सदिश राशियाँ वह राशि हैं जिसमें मात्र परिणाम होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि अदिश राशि वे होती हैं जिसमें मात्र परिणाम होता है और सदिश राशियाँ वे होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो डी इसका सही हो जाएगा। मोटर कार में द्रव चलित ब्रेक भौतिकी के किस नियम पर कार्य करता है? यह जो है भौतिकी के पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका सही है। पृष्ठ तनाव के बारे में देखिए, पृष्ठ तनाव की परिघटना द्रव एवं गैस दोनों में देखने को मिलती है। पृष्ठ तनाव का मान ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है। पृष्ठ तनाव का मान ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हैं। ठीक है, देखिए यह अगर हम बात करें तो यह केवल द्रव में हो सकता है, क्योंकि गैसों के कोई स्वतंत्र पृष्ठ नहीं होते हैं। ठीक है, गैसों का कोई स्वतंत्र पृष्ठ नहीं होता है, तो यह गैसों में जो कह रहा है कि इसमें पृष्ठ तनाव देखने को मिलता है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, और
पृष्ठ तनाव का जो मान है ताप पर निर्भर करता है। श्यानता के समान पृष्ठ तनाव का मान ताप वृद्धि के साथ कम होता रहता है, ठीक है, या कम होता जाता है। तो दोनों विकल्प इसका गलत हो जाएगा, बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है? जो आपका जल है इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका सही है। भारतीय जनगणना 2011 के बारे में देखिए। जनसंख्या की 10 की वृद्धि 17.7% रही। महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत में 10 की वृद्धि पुरुषों से अधिक रही। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों ठीक बात है, ठीक है, दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत में प्रथम जनगणना किस ब्रिटिश गवर्नर के काल में किया गया था? भारत में पहली जनगणना जो है किया गया था लॉर्ड मेयो के काल में। ऑप्शन ए ठीक बात हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। कब हुआ था? 1872 में। और अगर नियमित रूप से जनगणना पूछ ले तो वो रिपन हो जाएगा, ठीक है, 1881 नियमित जनगणना। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। जनगणना 2011 के बारे में देखिए। यह स्वतंत्र भारत की छठी जनगणना थी। इस जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है, ठीक है, क्योंकि यह स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत की छठवीं नहीं बल्कि 7वीं जनगणना है। देखिए जनगणना से रिलेटेड जो फैक्ट और भारत और यूपी की जनगणना को कंबाइंड कवर किया गया है, और पूरा मतलब विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुआ था और जनगणना जो स्वतंत्र भारत की किस नंबर की है, और वैसे अगर भारत की जनगणना की बात करें तो वो किस नंबर की है, ठीक है, उन सबको बहुत अच्छे से कवर किया गया है। लगभग 20 मिनट का वीडियो होगा, तो जो लोग देखना चाहें जाकर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नागालैंड की, ऑप्शन डी हो जाएगा। जनगणना 2011 के बारे में देखिए। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जनगणना घनत्व की अगर हम बात करें, जनसंख्या घनत्व की, तो सबसे अधिक है बिहार की। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग, और पश्चिम बंगाल का है 1028, ठीक है, तो पहला सही दूसरा गलत। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया था? यह सम्मान जो है किस देश द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था भूटान द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिक योजना 2024 के बारे में देखिए। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसको उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा राज्यों के सहयोग से लागू किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। मार्च 2024 में चर्चा में रहे अग्रे और अक्षय क्या है? अग्रे और अक्षय मार्च में जो दो चर्चा में थे, यह दोनों नौसेना के जहाज हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पैरालंपिक खेलों के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? यह उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में भी थी, तो आपको बताना है कौन है। यह जो है आपके अवनी लेखरा हैं। कहाँ की है? राजस्थान की है, ठीक है, अवनी लेखरा। और यह जो है राइफल शूटिंग 10 मीटर राइफल एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, पदक जीता था, ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अवनी लेखरा। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। यह अक्षय ऊर्जा क्षमता के विकास और विस्तार के लिए समर्पित है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में देखिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार अट्टम को दिया गया था। सिनेमा पर लिखी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का जो पुरस्कार है किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी को दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। भारत सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता का उत्सव मनाने के लिए किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की बात की गई, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक बात हो जाएगा। सितंबर 2024 में पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में, ठीक है, ठीक बात हो, लखनऊ ठीक बात हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन्हें यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? उसे शामिल किया गया किसको? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोचन, किसको शामिल किया गया? वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन तीनों को शामिल किया गया, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला जो TMSW है, इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसके दूसरे संस्करण का आयोजन कोची
में INS द्रोणाचार्य पर किया गया था। यह हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक बात है, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में आपको लगाना है, इन घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, वास्को डी गामा का भारत आगमन यह कब हुआ था? यह जो है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। सूरत में पुर्तगालियों की अंग्रेजों द्वारा पराजय, सूरत में पुर्तगालियों की अंग्रेजों द्वारा जो पराजय हुई थी, ठीक है, सूरत में, यह हुआ था आपका 1612 में। पुर्तगाली द्वारा भारत में अपना पहला जो दुर्ग स्थापित किया गया था, पुर्तगाली द्वारा भारत में पहला दुर्ग स्थापित किया गया था 1503 में, और कहाँ पे किया गया था? कोचीन में, ठीक है, कोचीन में किया गया था। और डचों द्वारा पुर्तगालियों को जो दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर किया गया था, यह कब किया गया था? यह जो है 1596 में किया गया था, 1596 में। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1, 3, 4, 2, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी ठीक, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजद्रोह सभा अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, अहरार आंदोलन और दिल्ली दरबार। इन्हें आपको कूट के हिसाब से सही सुमिलित करना है, ठीक है, मतलब क्रम से लगाना है। राजद्रोह सभा आंदोलन यह जो है आपका 1911 में हुआ था, ठीक है, 1911 में इसका आयोजन किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार यह 1909 का है, 1909 का। अहरार आंदोलन की बात करें, यह भी आपका 1906 का है, अहरार आंदोलन, जो बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा किया गया था, ठीक है। और दिल्ली दरबार का आयोजन जो किया गया था, ये भी आपका 1911 में किया गया था, ठीक। तो इसका सही आंसर 3, 2, 1, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। गांधी जी ने भारत में अपनी पहली जीत चंपारण सत्याग्रह के दौरान हासिल की। चंपारण में गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, JB कृपलानी आदि के साथ मिल करके अपना पहला सत्याग्रह किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन और कारण दोनों सही, लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तीन कठिया पद्धति के विरोध में जो गांधी जी का पहला आंदोलन था वह चंपारण में ही था और 1917 में था, ठीक है, तो याद रखिएगा। सोम प्रकाश एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लीटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। यह एक्ट अंग्रेजी भाषाओं वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने के लिए लाया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि जो है यह अंग्रेजी भाषा को छोड़ करके यानी जो स्थानीय भाषा हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिंटन के समय आया था। कब आया था? यह जो है आपका 1878 में लाया गया था, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 1881 का कारखाना अधिनियम, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1891 के कारखाना अधिनियम द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1911 का कारखाना अधिनियम, पुरुषों की कार्यावधि को 12 घंटे कर दिया गया। और 1922 का कारखाना अधिनियम, बच्चों की कार्यावधि को 7 घंटे प्रतिदिन निश्चित कर दिया गया। इनमें आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें क्या पूछा है, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1891 का जो कारखाना नियम था इसमें 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया था, न कि 14। तो इसमें उम्र जो है 9 वर्ष था, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रथम ऐसा आंदोलन था जो पूरी तरह नेतृत्व विहीन था। इससे जुड़े सभी नेताओं को आंदोलन शुरू होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कथन और कार्ड दोनों सही, यानी कि सही व्याख्या करता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ तभी जो है सारे नेताओं को ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और कोई इस आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए कोई भी नेता या कोई भी लीडर नहीं था। यह जो आंदोलन है स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ठीक है। तो ये इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जो घटनाएं हैं इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इनकी अगर हम बात करें, अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी? 1902 में किया गया था अनुशीलन समिति का स्थापना, ठीक है। और यह जो है बंगाल के मिदनापुर में ज्ञानेंद्र बसु और कलकत्ता में जितेंद्रनाथ बनर्जी बारेंद्रनाथ घोष द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत माता सोसाइटी या फिर भारत माता समिति,
इसका जो गठन किया गया था या स्थापना किया गया था, यह 1904 में किया गया था। ठीक, 1904 में किया गया था। और यह जो है पंजाब में जो जतिन मोहन चटर्जी हैं, और पंजाब में जतिन मोहन चटर्जी और सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी नामक गुप्त संस्था का स्थापना किया गया था। ठीक है, पंजाब में और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इसका स्थापना किया गया था। ठीक, बाकी मित्र मेला की बात करें, मित्र मेला की स्थापना वीर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था 1899 में किया गया था। और जो आगे चल करके अभिनव भारत समाज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में इसे मित्र मेला के नाम से जाना जाता था और यही आगे चल करके अभिनव भारत समाज में कन्वर्ट हो गया। और नौजवान भारत सभा की बात करें, इसका जो स्थापना किया गया था 1926 में किया गया था। ठीक है, 1926 में। और इसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था ब्रिटिश शासन के खिलाफ समर्थन प्राप्त करने के लिए। किसका? जो युवा हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, इनका समर्थन प्राप्त करने के लिए। तो सही आंसर 3 1 2 4 ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ कांग्रेस अधिवेशन है और अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी उसे सम्मिलित करना है। ठीक है, जॉर्ज यूले द्वारा कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मदन मोहन मौलवी ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और अंबिका चरण उदास ने लखनऊ। इसका सही आंसर 3 4 2 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्य समाज में शूद्र तथा स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति थी। जब भारत को सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना चाहता था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। आर्य समाज की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में किया गया था। और यह जो छुआछूत, जातिवाद, बाल विवाह, इन सब का जो है विरोधी था। विधवा पुनर्विवाह और अंतर जाति विवाह का इसके द्वारा समर्थन किया गया था। तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा और वो इसकी व्याख्या करता है। चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1923 में लखनऊ में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी को दिसंबर 1923 में कांग्रेस द्वारा विधानमंडल के चुनाव लड़ने और मतदान करने की अनुमति दी गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसकी जो स्थापना की गई थी स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी यह इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, न कि लखनऊ में। तो पहला गलत है, दूसरा सही। बखीरा रामसर स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? बखीरा रामसर स्थल जो है भारत के किस राज्य में है? देखिए, यह जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में है। बाकी उत्तर प्रदेश में जो 10 रामसर स्थल हैं यह कौन कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं। ऊपरी गंगा नदी जो ब्रज घाट से नरौरा तक है। सांडी पक्षी अभयारण्य है हरदोई में। समसपुर पक्षी अभयारण्य है रायबरेली में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में है। और समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी। पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य है गोंडा में। सरसई नावर झील है इटावा में। हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर बिजनौर वाले क्षेत्र में है। और सूर्य सरोवर वन्यजीव अभयारण्य है आगरा में। बाकी बखीरा संत कबीरनगर में। तो यह जो है 10 रामसर स्थल हैं जो आपके उत्तर प्रदेश में। और रामसर स्थल की संख्या के मामले में तमिलनाडु पहले नंबर पे है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। सी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वन निगम के बारे में देखिए, इसकी स्थापना प्रदेश में वनों के परिरक्षण, विकास और वनोपज के लिए 25 नवंबर 1974 को किया गया था। यह कुंभ मेला तथा अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों एवं तीर्थ यात्रियों के लिए जलौनी लकड़ी की आपूर्ति करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन का स्थापना उत्तर प्रदेश में किया गया था 1956 में। प्रदेश में पहले वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण गोरखपुर में किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला आपका सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका गलत क्यों है? देखिए, दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि जो प्रदेश में पहला वन्यजीव परिरक्षण केंद्र है यह गोरखपुर में नहीं खोला गया था। ठीक है, गोरखपुर में नहीं खोला गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन के बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी आगरा से कानपुर के बीच चलाई गई थी 1959 में। भारतीय रेलवे का सबसे छोटा मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है गोरखपुर में। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रथम रेल लाइन जो है वह 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी।
और उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वह 1859 में चलाई गई थी, और यह जो है प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी, न कि आगरा से कानपुर। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, और उसके साथ साथ जो भारतीय रेलवे का सबसे छोटा मंडल, भारतीय रेलवे का जो सबसे छोटा मंडल है यह जो है आपके दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। और एशिया और भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है गोरखपुर में। देखिए, एशिया और भारत का सबसे बड़ा जो बिजली लोको शेड है वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश देश में औसत साक्षरता दर की दृष्टि से पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक औसत साक्षरता दर वाला जिला है गाजियाबाद। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प गलत हैं। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हैं। देखिए, देश में औसत व पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश 29वें नंबर पे है। पहले नहीं, 29वें नंबर पे। ठीक है, 29वें नंबर पे। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो सबसे अधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिलों का जो घटता क्रम है, सबसे अधिक औसत साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर का, उसके बाद कानपुर नगर आता है, फिर औरैया है, फिर इटावा है, उसके बाद गाजियाबाद है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। क्रोमोसोम के बारे में देखिए, क्रोमोसोम आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है। इसका निर्माण प्रोटीन तथा अन्य जैव अणुओं से मिलकर होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वह साइनोकोबालामीन होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ग्लूकोज के बारे में देखिए, ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अवस्था या मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह मीठे फलों तथा शहद में उपस्थित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? क्लोरोक्वीन मलेरिया के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। हेलोथॉन का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। क्लोरामफेनिकॉल का उपयोग टाइफाइड के उपचार में किया जाता है, और थायरॉक्सिन का उपयोग काली खांसी के उपचार में किया जाता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थायरॉक्सिन का उपयोग काली खांसी में किया जाता है। यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किसमें नहीं होता है? पेट्रोलियम के शोधन में, अपमार्जक उद्योग में, संचायक बैटरी में, या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग की अगर हम बात करें तो इसका जो उपयोग है पेट्रोलियम के शोधन में होता है, अपमार्जक के रूप में किया जाता है, संचायक बैटरी में, प्रयोगशाला अभिकर्मक की तरह, वर्णक प्रलेप हो गए, रंजकों के मध्यवर्ती मध्य में जो उत्पादन है उसमें किया जाता है। उसके साथ साथ धातुकर्मी प्रक्रिया में होता है। ठीक है, या सदलेपन वगैरह, और नाइट्रोसेलुलोज उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो सही आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ से देखिए आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो मैं वीडियो जो है धीरे धीरे आगे आपको बढ़ाऊँगा, बाकी आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक, लेकिन सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि रीजनिंग का भी वेटेज अच्छा खासा रहता है। 14 से 15 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से आते हैं। 2023 वाले में ही 14 क्वेश्चन आए थे। ठीक, तो इसे आप लोग जरूर सॉल्व कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 122 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 123 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, BJS। क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर हो जाएगा डी, 914। और क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, 4वीं शताब्दी में कुल अधिवर्षों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर है बी, पिता। ये ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, और इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है क्वेश्चन नंबर 127 में, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिभुजों की संख्या है 15। क्वेश्चन नंबर 128 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 129 का भी आंसर आपका डी हो जाएगा, 16। क्वेश्चन नंबर 130 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 90। नेक्स्ट देखिए, मई 2024 में भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? इसका कार्यभार संजय भल्ला ने संभाला था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एडमिरल संजय भल्ला ने।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 के जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है, किसे इससे सम्मानित किया गया था? यह जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किसको प्राप्त हुआ था? यह दिया गया था राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान नीमहंस को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 3 मई 2024 को न्यूयॉर्क में SDG का स्थायीकरण या स्थानीयकरण भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किन भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? श्रीमती सुप्रिया दास दत्ता, श्रीमती कुनुकू हेमा कुमारी, श्रीमती नीरू यादव। किन्होंने इसमें भाग लिया था वो आपको बताना है कूट के हिसाब से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। मई 2024 में आए चक्रवात रेमल ने भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों को प्रभावित किया था? बंगाल, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम। कूट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इस सभी राज्यों को प्रभावित किया था। झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक अभिनव पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया। इसके लिए मूल स्थान पर कोयला गैसीकरण का उपयोग करके इसे निम्नलिखित में से किन गैसों में परिवर्तन करने की बात की गई है? इसका जो परिवर्तन है वो किया जाएगा मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सभी में। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के बारे में देखिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 स्टेपली लघु कथा, देखिए स्टेपली लघु कथा पुरस्कार विजेता गौरव पांडे या फिर स्टेपली लघु कथा के जो विजेता हैं वो जावेद अंबर मिसबाही हैं, जिन्हें उर्दू के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और स्मृति के बीच घिरी है पृथ्वी, यह जो है स्मृति के बीच घिरी है पृथ्वी, यह दिया गया था गौरव पांडे को और हिंदी भाषा के लिए इनको दिया गया था। ठीक, बाकी नदी घाटी सभ्यता कविता जो है, नदी घाटी सभ्यता, यह जो है रिंकी झा ऋषिका को दिया गया था। ठीक है, और किस भाषा के लिए दिया गया था? मैथिली भाषा के लिए। ठीक, और जाल कोटा जुई, यह नयन ज्योति शर्मा को दिया गया था और यह जो दिया गया था वह असमिया भाषा के लिए दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में जो दूसरा पुरस्कार है किसे दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ था उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस या किन भाषा या भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है या देने की मतलब शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है स्वीकृति दी गई है? किन भाषाओं को? मराठी, पाली, असमिया, बंगाली। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन सभी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बाकी शास्त्रीय भाषा के बारे में अगर हम कुछ फैक्ट अगर देखें तो यह जो है इसे प्रारंभिक ग्रंथों अभिलेखित इतिहासों में 1500 से 200 वर्षों की अवधि में उच्च पुरातन भाषा का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, मतलब किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इसमें शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए जो मानदंड निर्धारित किए गए थे इसमें 2005 में संशोधन किया गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? संस्कृत उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ तमिल, तेलुगु, उड़िया और मलयालम, इसमें से आपको बताना है कि किस भाषा को दिया गया था सबसे पहले। ठीक है, और उसे दिया गया था जो दर्जा 2004 में दिया गया था। ठीक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के बारे में, इसके लिए 10,103 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है और इसका लक्ष्य है प्राथमिक तिलहन उत्पादन को वर्ष 2035-36 तक 69.7 मिलियन टन पहुंचाना। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसे जो अगर हम बात करें तो इसे 25.45 इसमें प्रतिशत वृद्धि करने की बात की गई है और इसे जो है 72% बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेंडर आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? जेंडर आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? अब कोई बहाना नहीं, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अब कोई बहाना नहीं। ठीक, और नवंबर 2024 में जो राष्ट्रीय अभियान के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से महिला और बाल विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मुख्य रूप से इसे लॉन्च किया था यार, ठीक है। और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से इसे लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। महिला विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिल करके संयुक्त रूप से, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और नवंबर 2024 में इसे लॉन्च किया गया था। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपना फीडबैक ज़रूर बता दिया करें और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं एनालिसिस कर लिया करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। बाकी इस सेकेंड वाले पार्ट में जो है हिंदी वाले सेक्शन को कवर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।